अभी कुछ दिन पहले वेदांता से रिलेटेड मार्केट में एक न्यूज़ आती है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कंपनी के बिजनेस को 6 सेगमेंट में डीमर्ज करेंगे। और उनका मानना है कि इस डीमर्जर से शेयर होल्डर्स के लिए एक न्यू वैल्यू अनलॉक होगी। एंड इस सारी न्यूज़ के चलते कंपनी के शेयर प्राइस में हमें 11% से भी बड़ा जंप देखने को मिलता है। बट वहीं दूसरी तरफ वेदांता की हाई डेट के रिलेटेड मार्केट में एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। वहीं पर कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि वेदांता के जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को डीमर्ज केवल इसीलिए कर रहा है जिससे वो और फर्दर लोन्स ले सके। और कई सारे लोग तो इस पर्टिकुलर डीमर्जर को पास्ट में मिस्टर अनिल अंबानी के केस में जिन्होंने रिलायंस को डीमर्ज किया था और जो मिस्टर किशोर बेयानी ने अपने फ्यूचर रिटेल को डीमर्ज किया था उससे कनेक्ट कर रहे हैं। और लोगों का मानना है कि जैसे इन दोनों कंपनीज के ओनर्स ने अपनी कंपनीज को डीमर्ज किया था हाई डेट लेने के लिए, इसी तरह ये जो कंपनी है वो भी इसको डीमर्ज कर रही है। और सबको पता है कि इन दोनों ही ग्रुप्स का हाल पास्ट में क्या हुआ था। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक तरफ जहाँ पर मूडीज जैसी हाईली क्रेडिबल रेटिंग एजेंसी वेदांता की क्रेडिट रेटिंग को गिरा के ये बोलती है कि कंपनी पे काफी ज्यादा हाई डेट हो चुका है और आगे चल के डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, फिर किस तरह कंपनी आज के टाइम अपने इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा हाई डिविडेंड पे कर रही है कि आज के टाइम पे ये स्टॉक मार्केट में वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है जिसका डिविडेंड यील्ड 45% से भी ज्यादा है। एंड इवन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो खुद मीडिया में आके ये बोलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्वेस्टर्स को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक कंपनी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में ऑलमोस्ट एक मोनोपोली है, जो कि 77% का मार्केट शेयर होल्ड करती है इन जिंक, लेड एंड सिल्वर, कैसे वो आज के टाइम स्टॉक मार्केट में एक वन ऑफ द बिगेस्ट लीगल स्कैम को ऑपरेट कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन हाई डिविडेंड्स पेइंग के चलते ये रिटेल इन्वेस्टर्स के अमंग कितनी ज्यादा पॉपुलर है, उन डिविडेंड्स के पीछे की असली सच्चाई क्या है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अपना 5 सेकंड देके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इसको आपको करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पर इससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी ना। आपको सारी चीजें दिखाने के लिए और कंपनी के मैनेजमेंट के सेल्फ सेंटर इंटरेस्ट के डिसीजन को दिखाने के लिए मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं बल्कि कोविड पर ही लेके चलता हूँ। तो जैसा हम सभी को पता है कि मार्च 2020 में जब कोविड का फॉल आया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ओवरऑल मार्केट्स तो फॉल हुए ही, बट इसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज के प्राइस थे वो भी तेजी से गिरे। एंड वेदांता बीइंग अ माइनिंग कंपनी, इससे कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और कंपनी का स्टॉक प्राइस देखते ही देखते जो कि अराउंड 150 के अराउंड ट्रेड कर रहा था वो गिर के 65 रुपीज के अराउंड आ गया। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी ने अपना पहला मूव खेला कि जहां पर उसके कुछ टाइम बाद सितंबर में मार्केट थोड़ा चढ़ना शुरू हुआ और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो भी थोड़ा ऊपर मूव देना शुरू हुआ। उस पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने एक प्रपोजल मार्केट में रखा कि वो कंपनी के जो सारे ही आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मार्केट में, यानी FIIs, DIIs और पब्लिक के पास जो भी शेयर्स हैं उनको बायबैक करके कंपनी को मार्केट से डीलिस्ट करा के कंपनी को एक फिर से प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे एक बात को ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने ये सारा ही डिसीजन लिया उस पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी वो अराउंड 50% की थी। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने सारे शेयर्स वापस से खरीद के कंपनी को प्राइवेट करना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आप इस पूरे ही जो अनाउंसमेंट थी इसकी टाइमिंग को देखिए। ये सारी ही अनाउंसमेंट सितंबर 2020 के ड्यूरेशन में की गई जब कंपनी के पर शेयर की जो कॉस्ट थी वो वापस से 65 से बढ़ के 140 रुपीज पर शेयर आ गई थी। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला कि वो एक बाईबैक ऑफर निकाले हैं जिसमें वो अपने इन्वेस्टर्स को 87.50 रुपीज पर शेयर ऑफर कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे जब कंपनी का करंट शेयर प्राइस 140 रुपीज के अराउंड चल रहा था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी जब ये कह रही थी कि कंपनी की जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है वो 87 रुपीज ही पर शेयर निकल के आ रही है, तो कंपनी ने ये सेम बायबैक का ऑफर जब कंपनी का स्टॉक प्राइस मार्च 2020 में फॉल होकर 60 रुपीज के अराउंड चला गया था तब क्यों नहीं दिया। अब इसी से आपको पहली बार समझ में आ रहा होगा कि किस तरह कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कंपनी के जो पर शेयर की कॉस्टिंग थी उसको लगभग हाफ कर दिया और वो चाह रहे थे कि हाफ प्राइस पे उन्हें सारी कंपनी मिल जाए और वो उसको डीलिस्ट कर दें। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका जो पूरा प्लान था वो काम नहीं करा, बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी में जो FIIs और DIIs थे उनकी टोटल होल्डिंग थी अराउंड 34% की। और इस पर्टिकुलर प्रपोजल को FIIs और DIIs ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें फेयर वैल्यू नहीं लग रही है उनकी पूरी कंपनी की इस अकॉर्डिंग, एंड इसीलिए वो इस पर्टिकुलर टाइम पे अपने शेयर इस प्राइस पे तो नहीं बेचेंगे। अब इसके बाद कंपनी का ये प्लान फेल हो गया, बट आगे चल के कंपनी ने एक और प्लान एग्जीक्यूट किया। जिन प्रोमोटर्स को कंपनी के जो शेयर थे उनके पर शेयर की वैल्यू 87 रुपीज ही फेयर लग रही थी, उन्हीं सेम प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को कंपनी में नेक्स्ट क्वार्टर से ही बढ़ाना चालू कर दिया जब उनको ये सारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अब जैसा कि हमें पता है कि सितंबर 2020 के मंथ में कंपनी के जो प्रोमोटर्स थी उनकी शेयर होल्डिंग कंपनी में 50% के अराउंड थी और कंपनी ने प्रोमोटर्स ने नेक्स्ट क्वार्टर से ही कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर दी। और मजे की बात तो यह है कि इन्हीं सेम प्रोमोटर्स ने अब जो शेयर थे वो पहले के अपने प्रपोज प्राइस से डबल प्राइस से बाय करना शुरू कर दिए।
और इस बाइंग को कंटिन्यू रखा उन्होंने दिसंबर 2021 तक, जब तक उनकी कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग बढ़ के 70% नहीं हो गई। और इसके साथ ही आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो उन्होंने 20% की अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई, इन शेयर्स को बाय करने के लिए कंपनी के पास पैसा पता है कहाँ से आया? कंपनी ने अपने जो एग्जिस्टिंग 50% शेयर थे उन सारे के सारे को प्लेज कर दिया, और उसी प्लेज करे हुए जो स्टॉक्स थे यानी जिनको गिरवी रखा था, उन्हीं से जो पैसा आया उसी से फर्दर कंपनी के 20% की होल्डिंग को और खरीद लिया। अब जब दिसंबर 2021 के एंड में कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70% के अराउंड हो गई कंपनी में, तो इसी के बाद से नेक्स्ट ईयर से ही कंपनी में ये हाई डिविडेंड पेइंग का सिलसिला शुरू हुआ। और इसका रीजन भी अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि कंपनी के प्रोमोटर्स की ऑलरेडी होल्डिंग 70% कंपनी में हो चुकी थी, और जितना हाई डिविडेंड ये पे करते उतना ज्यादा पैसा इनके पास आता एज अ डिविडेंड। अब यहाँ पर अगर आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पर नजर डालो तो आपको यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि मार्च 2021 के बाद से मार्च 2022 और 2023 में ही कंपनी ने अचानक से हाई डिविडेंड देना शुरू कर दिया। अब इन दोनों ही ईयर्स में अगर आप कैलकुलेट करो कि कंपनी का टोटल डिविडेंड कितना निकल के आ रहा है, तो वो वैल्यू आएगी 60,000 करोड़ की, जिसमें से इंटरेस्टिंगली क्योंकि इनके पास 70% शेयर होल्डिंग थी, तो 42,000 करोड़ रुपीस तो वापस से कंपनी के मैनेजमेंट के पास ही चला गया। अब यहाँ पर एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि यार इसमें से जो बाकी का बचा हुआ 18,000 करोड़ है वो बाकी के रिटेल इन्वेस्टर्स और एफआई डीआईएस के पास भी तो क्या, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कंपनी हाई डिविडेंड दो केसेस में ही पे करती है। पहली, या तो कंपनी की जो बिजनेस है उससे इतना ज्यादा कैश यानी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि उस पूरे ही प्रॉफिट की जरूरत कंपनी को अपने बिजनेस में फर्दर एक्सपेंशन के लिए नहीं पड़ रही, इसीलिए वो सारे ही पैसे को वापस से कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके एज अ रिवॉर्ड पे कर दे रही है। या फिर सेकंड केस ये आता है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है एंड इसीलिए जो भी वो कैश कमा रहे हैं अपने बिजनेस से उसके लिए उन्हें डेट रीपेमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, एंड इसीलिए वो सारे ही पैसे को वो अपने पास रखने की बजाय वापस से अपने शेयर होल्डर्स को पे कर दे रहे हैं। बट वेदांता का केस है इन दोनों में से ही कोई भी केस अप्लाई नहीं हो रहा था, बिकॉज अगर आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे कि मार्च 2022 में और मार्च 2023 में इन्होंने टोटल जितना भी डिविडेंड पे किया था उसकी वैल्यू थी 60,000 करोड़। पर इन दोनों ही ईयर्स में अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखोगे तो उसको ऐड करोगे तो निकल के आएगा कि टोटल इनका नेट प्रॉफिट तो केवल 38,000 करोड़ का ही था। यानी 38,000 करोड़ के प्रॉफिट में ये कैसे 60,000 करोड़ का डिविडेंड पे कर सकते हैं? तो इसके आंसर के लिए मैं आपको वापस से कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इस हायर डिविडेंड को पे करने के लिए कंपनी ने अलग से दोनों ईयर्स में, एक ईयर में 28,000 करोड़ और बाकी ईयर में 34,000 करोड़ का अलग से लोन लिया टू गिव हायर डिविडेंड। अब जरा सोच के देखिए, एक ऐसी कंपनी जो कि पहले से ही काफी ज्यादा डेट में है, वो मार्केट से और भी 72,000 करोड़ का डेट लेती है, पर इस पूरी बोरिंग से वो कंपनी के जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ डेट है उसको पे नहीं करती है, बल्कि उस सारे ही पैसे से अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डिविडेंड हाई देती है। और ऐसा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर कंपनी उस पूरी ही बोरिंग से अपने डेट रीपेमेंट को करती तो अगले 2 से 3 सालों में ही कंपनी अपने धीरे धीरे करके अपने पूरे ही डेट को रीपे करके कंप्लीटली डेट फ्री हो सकती थी और कंपनी के आगे के प्रॉफिट्स में डिविडेंड भी बांट सकती थी। पर कंपनी ने ऐसा नहीं किया, और यही रीजन है कि क्यों कंपनी ने अचानक से पिछले 2 सालों में इतना ज्यादा हाई डिविडेंड पे करना शुरू करा। बट दिस इज नॉट इट। इस पूरे ही ड्यूरेशन के बीच में कंपनी और उसके मैनेजमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट गेम खेला अपने इन्वेस्टर्स के साथ, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को रियलाइजेशन भी नहीं है, और वो ये है कि जुलाई 2022 में वी ऑल नो कि फॉक्सकॉन और वेदांता की जॉइंट वेंचर की एक न्यूज आती है कि फॉक्सकॉन ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया में वेदांता के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करेंगे। अब ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी और इसके बारे में सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ लेटर तक हर जगह बात चल रही थी, एंड इस पूरी ही न्यूज़ को खुद कंपनी के प्रोमोटर्स ने न्यूज़ में भी छपवाया, जिससे ये सारी बात मार्केट में फैल पाए। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि भले ये डील की अनाउंसमेंट कंपनी को पहले ही कर देनी चाहिए थी, बट उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर आप कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखो तो वो लगातार बेस से फॉल हो रहा था। और जब कंपनी ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को यहाँ पर जुलाई में निकाला तो उधर कंपनी के स्टॉक प्राइस में जो फॉल था वो रुक गया और अचानक से कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। अब इस पूरे ही रिवर्सल के चलते कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आ गया और इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि यहाँ से कंपनी का एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। बट रिसेंटली हम सभी को पता है फॉक्सकॉन ने जो अपनी वेदांता के साथ डील अनाउंस की थी उसको कॉल ऑफ कर दिया है, और उन्होंने इस चीज़ के पीछे रीज़न ये बोला है कि उन्हें वेदांता का जो टोटल स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ दिख रही हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह की इरेगुलरिटीज़ के बारे में वो बात कर रहे थे, और इन्हीं चीज़ों के चलते उन्होंने इस पूरी डील को कैंसिल कर दिया, जिसके चलते अभी के केस में अगर आप वेदांता का देखोगे तो आपको वेदांता के स्टॉक प्राइस में इस डील की कैंसिलेशन के बाद से लगातार बेस पे फॉल देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा सितंबर के एंड में अभी मूडीज ने भी वेदांता के केस में इनकी क्रेडिट रेटिंग को गिराया है, ये कह के कि कंपनी पर काफी ज्यादा हाई डेट हो चुका है और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये अपने डेट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट भी कर दें। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये न्यूज़ एक्चुअली में सही हो,
कि कंपनी ये पूरा डीमर्जर इसलिए कर रही है कि वो उनका जो ओवरऑल डेट है उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइड करके अलग अलग 6 कंपनीज में डिवाइड कर दे, जिससे फर्दर और लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकें। पर इस पूरे ही वीडियो में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो सारे फैक्ट और डेटा के अकॉर्डिंग ही की है, तो प्लीज इस सारी चीजों को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए लीजिएगा एंड इस बेसिस पे कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन मत लीजिएगा। एंड इसके अलावा रिसेंटली जो डेल्टा कॉप के साथ हुआ, जहां पर इनको एक काफी ज्यादा हाई टैक्स का नोटिस दिया गया, उस चीज के रिगार्डिंग अगर आपके दिमाग में ये डाउट है क्या आगे चल के डेल्टा कॉप के केस में हमें केस जीतने के बाद एक हायर रिवर्सल देखने को मिल सकता है या नहीं, तो उस केस के लिए आप स्क्रीन पे वीडियो को क्लिक कर सकते हो। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।